हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन के शॉर्ट नोट्स हैं। और ये आपकी लेटेस्ट एडिशन जो 2023 की बुक है उस पर ही बेस्ड है। और इसी नोट से जितने भी अदर सब्जेक्ट्स के हमने बना रखे घटना चक्र के, यहाँ से आपको आर में 55 से अधिक प्रश्न लाइन टू लाइन बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिले थे। उसकी भी वीडियो मैंने लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो, जिससे इस शॉर्ट नोट्स की प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। और इसीलिए हम लोगों ने लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, फिर पॉलिटी है एंड और साथ में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो चुकी है कंप्लीट, बायोलॉजी हो गई, एनवायरनमेंट हो गई। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट लगभग कवर हो चुके हैं, केवल 3 रह गए हैं, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आज ये आखिरी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा। फिर हम लोग कल सुबह से एंशिएंट हिस्ट्री और दोपहर 3 बजे के बाद आपको फिजिक्स की क्लासेस मिलेंगी। और ध्यान रखना, आज शाम को मैं मैपिंग की क्लास लेकर आऊंगा वर्ल्ड एटलस की, जिसके लिए मैंने को बताया भी था कि क्या क्या चीजें जरूरत होगी आप लोगों को, वो सारी चीज जरूर लेकर बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस आखिरी क्लास के बारे में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इस पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं हम लोग सीधे कि कृषि और पशुपालन जो हमारा चैप्टर था, तो यहाँ पे 2021 के आंकड़ों के अनुसार हम बात करेंगे। हालांकि अभी यही आंकड़े चल भी रहे हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो वैश्विक स्तर की संस्था है, इसने कहा है कि विश्व में गेहूं और चावल का जो शीर्षस्थ उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? चीन में होता है। चीन जो है कि सबसे अधिक दुनिया में चावल और गेहूं दोनों का उत्पादन करता है। और चावल के 3 शीर्ष उत्पादक देश की बात करेंगे तो चीन पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे बांग्लादेश है। तो ये 3 प्रमुख देश हैं जहां पर सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है वैश्विक स्तर पे। अगर गेहूं की बात करेंगे तो चीन पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे रूस। अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की गेहूं और चावल में, तो आप देखोगे फर्स्ट पोजीशन आपकी चाइना को आ रही है और सेकंड पोजीशन आपकी इंडिया की आ रही है। केवल थर्ड पोजीशन में चेंजेस देखने को मिल रहा है। फिर यहां पर अगला पॉइंट है, किस देश में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है? तो भारत में। इट मींस कि क्या कह रहा है, भारत का जितना भी हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है, 32,87,963 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर, तो ये जितना भी क्षेत्रफल है उसमें सबसे अधिक खेती होती है चावल की। और सेकंड नंबर पे आता है चाइना, जितना भी उसका क्षेत्रफल है उसमें जितनी खेती होती है चावल की, वो सेकंड नंबर पे है। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। और अगर मैं बात करूं संकर धान की खेती जो सर्वाधिक लोकप्रिय होती है वो कहां पे? चीन में, क्योंकि जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन हुआ है धान की खेती में वो सबसे अधिक चीन में फेमस है। और अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान, ये लास बनास करके है, हालांकि आप इसको फिलीपींस के नाम से भी जान सकते हो। और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान शोध संस्थान की। अगर मैं बात करूं कि दक्षिण एशिया का कौन सा एक संस्थान है जो यहाँ पे ओपन होने वाला है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का, तो मैं आपको बताते चलूं कि वाराणसी के लिए उसको नामित किया गया, यानी कि यूपी के अंदर वाराणसी में ओपन किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है उसकी दक्षिण एशिया की शाखा। तो भारत में ये मिलती है उपलब्धि, और साथ में यूपी के अंतर्गत बनारस में आ जाती है, तो ये उपलब्धि और बढ़ जाती है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 ने कहा कि गन्ने के शीर्ष उत्पादक देश इस प्रकार है, जैसे ब्राजील सबसे अधिक उत्पादन करता है, भारत सेकंड नंबर पे है और चीन थर्ड नंबर पे है। और 2021 के आंकड़ों में विश्व में चुकंदर 2 सबसे बड़े उत्पादक देश जो है रूस और फ्रांस, यानी जो बीट रूट होती है यहाँ पे भारत पीछे है। और यूक्रेन में अगर हम बात करें तो लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से ही तैयार की जाती है। जैसे चीनी आपने देखा होगा कि गन्ने से भी तैयार होती है और चुकंदर से भी तैयार होती है, लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो मुख्यतः चुकंदर वाली चीनी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज्यादा हेल्दी मानी जाती है। तो इसीलिए चुकंदर से चीनी तैयार करने में अग्रणी देश हमारा यूक्रेन है। 2020 के आंकड़े की अगर हम बात करें तो देखिए वर्ल्ड स्तर पे जो भी लेटेस्ट बुक में डाटा था, इवन कि क्या होता है वर्ल्ड स्तर पे 2 से 3 साल में एक बार आंकड़ा प्रदर्शित किया था, इसलिए थोड़ा सा पीछे रहता है। तो कपास में अगर हम बात करें तो भारत सबसे पहले आएगा, फिर चीन आएगा, फिर यूएसए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं और आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में अरंड तेल, जिसको आप बोल सकते हो जो कि कैस्टर ऑयल, इस बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत होता है। और जबकि अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा निर्यातक की बात करेंगे तो म्यांमार होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत हो गया। अब देखिए खाद्य खनिजों की बात हो रही है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर पूछेगा तो फिर आपके गलत हो जाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। हालांकि इस पेज का कलर थोड़ा सा
डल हो चुका है, लेकिन आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर खास ध्यान देना। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कि नारियल उत्पादन में देशों का जो क्रम है, सबसे अधिक नारियल इंडोनेशिया में होता है, फिर फिलीपींस में होता है, फिर भारत में होता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो भारत चीन के बाद विश्व में कुल फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि कुल फलों में तो चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। उसी तरीके से तंबाकू के उत्पादन में अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्पादन करने वाले जो शीर्षस्थ देश है वो चीन है, भारत है और ब्राजील है। मॉरिशस अपनी चीनी उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा क्या करता है, निर्यात करता है, यानी उसका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है उसमें चीनी उद्योग भी सबसे प्रमुख माना जाता है। 2021 के अनुसार प्राकृतिक रबर के शीर्ष उत्पादक देशों की बात करेंगे तो थाईलैंड में सबसे अधिक रबर होती है, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर भारत और फिर चीन। ये प्रमुख जो है कि देश हैं। और खाद्य कृषि संगठन 2021 के अनुसार कहवा यानी कि कॉफी के उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक ब्राजील है, फिर वियतनाम है और फिर इंडोनेशिया। मैं जब आपको मैपिंग करा रहा हूँ एटलस की, तो वहां पे जो है कि आप वहां पर देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसको जो है कि कराया जा रहा है। क्योंकि ब्राजील में जो कहवा के जो बागान है, जिसको हम लोग फेजेंडा भी कहते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको लोकेट कराऊंगा। रोबस्टा कॉफी एक प्रजाति है और अफ्रीका में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है, रोबस्टा खेती की। 2021 की में मात्रा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो केन्या, जबकि मूल्य के दृष्टिकोण से चीन चाय पत्ती का शीर्ष निर्यातक है। यानी कि अगर हम बात करें क्वांटिटी में तो केन्या सबसे अधिक चाय पत्ती का निर्यात करता है, जबकि प्राइस के मामले में चीन सबसे अधिक मनाता है। यहाँ पे कुछ फसल है, यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र है। जैसे कहवा की बात करेंगे तो ये साओ पोलो का पठार है जो आपको ब्राजील में देखने का मिलेगा, और यहीं पे फेजेंडा जो कॉफी के बागान होते हैं उनको कहा जाता है। जूट उद्योग की बात करेंगे तो गंगा डेल्टा में आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेशी क्षेत्र हो गए। चावल की बात करेंगे तो यांगसी मैदान होता है जो आपके चाइना और जो तिब्बत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से हम और देखते हैं, गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं की खेती सबसे अधिक प्रेरी मैदान में होती है। अब ये प्रेरी मैदान कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये मैं आपको मैपिंग में बता दूंगा। श्रीलंका का कैंडी बेसिन चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो कैंडी बेसिन है पहले तो ये जान लो श्रीलंका में, और किसके लिए फेमस है, चाय के लिए। अब देखते हैं कोको। कोको कहाँ पे है दोस्तों, कोको की खेती घाना में सर्वाधिक होती है। कहवा की खेती आइवरी कोस्ट में है, चाय की खेती केन्या में और गन्ने की दक्षिण अफ्रीका में। हालांकि सारी चीजें मैं आपको वर्ल्ड मैपिंग में बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, आप परेशान मत होना उसके लिए। बस उसके लिए जो जो मैंने बताए थे आपको हथियार रखने युद्ध में, युद्ध लड़ाई करने के लिए, चाहे वो आपके एटलस हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर आपके मार्कर, पेन, बाकी कॉपी, नोट्स वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें आपके पास वाईफाई या डाटा जरूर बचा होना चाहिए, ताकि 1 घंटे की प्रॉपर जो हम क्लास करेंगे उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। तो अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है, और उत्पादित कॉफी का नाम अगर हम बात करेंगे तो कोना कॉफी हो जाएगी। कौन सी कॉफी हो जाएगी, कोना कॉफी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अखरोट, नारियल, काजू की खेती की जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको अखरोट मिलेगा, नारियल मिलेगा, काजू की खेती होती है। जबकि उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय की जलवायु में सेब की खेती होती है। क्योंकि सेब हमारे भारत में भी अगर आप देखोगे तो हिमालयी क्षेत्रों में होता है, चाहे हिमाचल में, जम्मू में, लद्दाख में, तो वो क्या होगी, शीतोष्ण, यानी कि थोड़ी ठंडी जलवायु है। और जबकि नारियल, काजू, अखरोट की खेती आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। तो ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से कैसे है, उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म वाले क्षेत्र हैं। अब रबर की बात करेंगे तो रबर के लिए मलेशिया सबसे फेमस है। कहवा की बात करेंगे तो कोलंबिया हो जाएगा, जैतून इटली, गन्ना मॉरिशस। अब देखिए ये सारे के सारे वैश्विक स्तर पे कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक रबर का अगर हम अग्रणी उत्पादक मानेंगे तो थाईलैंड हो जाएगा। दूध का अग्रणी उत्पादक वैश्विक स्तर पे भारत है। लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक चीन है। पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक आपका यूएसए है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है एलए क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है। जो रोपण, जैसे धान का रोपण होता है ना, तो उसी फसलों के रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच इन्हें उगाया जाता है। एक फसली कृषि का संबंध व्यापारिक अन्य प्रधान कृषि वाले क्षेत्र से होता है। अगर हम एक ही फसल को बार बार फोकस कर रहे हैं तो व्यापारिक अन्य प्रधान पे ज्यादा हम फोकस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपकी कृषि होती है जिनको समझना होता है, जैसे चेन्ना, झूमिंग और मिल्पा का संबंध चलवासी कृषि से होता है। कई बार ये पूछा भी जाता है कि मिल्पा कौन से देश से संबंधित है, झूमिंग कौन से देश से संबंधित है, चेना। हालांकि ये आपकी झूमिंग कृषि से संबंधित है, चलवासी या खाना बदोश में, जिसमें क्या होता है कि एक जगह जंगल को काट के वहां पे खेती की किसानी की जाती है, और जब वहां की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वहां की जो है कि उत्पादकता समाप्त हो जाती है, तो वहां से लोग जो है कि चले जाते हैं दूसरे जगह पे, और दूसरी जगह पे फिर जंगलों को काट के इसके लिए मिट्टी तैयार करते हैं खेती करने के लिए। तो इसीलिए इसको चलवासी खेती भी कहते हैं। और जबकि फेजेंडा की बात करेंगे तो इसका संबंध इससे नहीं है, बल्कि ये कॉफी के बागान से संबंधित है, और ये ब्राजील के पठार में पाया जाता है।
तोंग्या म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि की स्थानीय भाषा है। अब जैसे हमारे भारत में जो झूम कृषि होती है, नॉर्थ ईस्ट में उसको झूम कहा जाता है, और जो है कि पोड्डा करके कहा जाता है एमपी में, आंध्र प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। इसीलिए वैश्विक स्तर पर म्यांमार में इसको तोंग्या कहा जाता है। तो ये भी मिलान करने के लिए आया था इस बार, आपने देखा होगा आरओ एग्जाम्स में। नाइट्रोजन पौधे के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है, और यह पौधों की कोशिका तथा ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो खुले वायुमंडल से पौधे ग्रहण नहीं करते, बल्कि किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। और अगर नाइट्रोजन तत्व की कमी होने लगेगी तो पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और पत्तियां मुरझा जाती हैं, वो पीली पड़ जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी गेहूं की, धान की या गन्ने की जो पत्तियां होती हैं, उसका जो टिप पॉइंट होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, वो हल्का हल्का येलो होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता जितनी है उतनी मात्रा में उसे पूर्ति नहीं हो पा रही है। आगे जैव उर्वरक की बात करेंगे। बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है, जिससे पौधों में जो है कि कहीं ना कहीं बायो जो फर्टिलाइजर उसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसमें नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नॉस्टक या एनाबिना और टॉलीप्रोथिक्स या ओलोसिरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, जो कि वायुमंडल में हमारी 78% नाइट्रोजन है, इसको ग्रैप्स करके पौधों में जो है कि मिट्टी के माध्यम से नाइट्रेट के रूप में प्रदान करते हैं। हालांकि ये चीजें मैंने एनवायरमेंट और बायोलॉजी में बहुत अच्छे से कवर भी किया है। आगे देखते हैं यहाँ पर नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। और यहाँ पे आप पढ़ोगे कि एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग धान जैसी फसलों में ही किया जाता है। फिर और अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे अल्फा अल्फा आपने अक्सर नाम सुना होगा। ये एक प्रकार की घास होती है और ये मटर परिवार के जो है कि फबासीय फूल देने वाला एक पौधा होता है। दक्षिण एशिया में लुसर्न घास के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो अल्फा अल्फा एक घास है, जबकि यह भी एक तरीके से जैव उर्वरक का काम करती है। अच्छा, पॉटजोल क्या होती है दोस्तों? तो ये मिट्टी का एक प्रकार है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, पॉटजोल हो गया, चेरनोजम हो गया। लेकिन ये जो कोणधारी वन प्रदेश होते हैं, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी को हम लोग पॉटजोल कहते हैं। मोका क्या है? तो ये कॉफी यमन में उगाई जाती है। मोका एक कॉफी है और यहाँ पे मोका बंदरगाह से निर्यात होने के नाम से इसे मोका पड़ गया है। फिर आगे देखें, चाय में थाइमीन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, पॉलीफेनॉल्स पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है और थियोब्रोमाइन पाया जाता है, थियोफ्राइलिन पाया जाता है। ये सभी चीजें पाई जाती है, लेकिन इसमें मॉर्फिन नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें मॉर्फिन नहीं पाया जाता, ये ध्यान देना। चाय में बाकी सारी चीजें। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? तो कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण। ये WTO की जो ब्लू बॉक्स होती है, एम्बर बॉक्स होती है, ग्रीन बॉक्स होती है, जो सब्सिडी के टाइप्स हैं उसमें ये शामिल होती है। फिर घाना में अगर हम बात करेंगे तो घाना में कोको प्रमुख कृषि फसल है और कहवा ब्राजील की प्रमुख बागानी फसल है। चाय श्रीलंका की प्रमुख बागानी फसल है, जबकि मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल रबड़ है। यानी अगर मैं कहूँ कोको कहाँ की प्रमुख फसल हो जाएगी? घाना की, कहवा ब्राजील की, चाय श्रीलंका की और रबड़ मलेशिया की हो जाएगी। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है और इसी को हम कह रहे हैं स्वर्णिम चंद्र या गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें आपका अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है। अब जैसे क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ईरान देखने को मिलेगा, यहाँ आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा और यहाँ आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से अर्धचंद्राकार वाले देश बन जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे अफीम की खेती सबसे अधिक होती है। और यहीं पे जो है कि हमारा भारत होता है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, स्पेशली पंजाब और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में होता है, जबकि यह मध्य अफ्रीकी देशों में मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका उत्पादन मुख्य रूप से अमेरिका में होता है। नीचे है सैक्रामेंटो सेंट जोआक्विन जो घाटी है, ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है और यह घाटी विश्व भर में अंगूर एवं नींबू सिट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु है और भूमध्य सागरीय जलवायु में रसदार फलों की खेती होती है, जो कि सामान्यतः 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में पाई जाती है, इवन कि साउथ में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में ज्यादा खेती होती है। और इस जलवायु को हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम लोग समझेंगे एटलस में। तो एटलस की क्लास आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखोगे बहुत लोगों ने मैपिंग कराई होगी, लेकिन एग्जैक्ट वो लोकेशन अक्सर लोग नहीं बता पाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जिसके लिए सबसे जरूरी होता है एटलस। सारे टीचर्स कहते हैं कि आप लोग एटलस पढ़िए, आप लोग एटलस पढ़िए, लेकिन एटलस पढ़ने का तरीका लोगों को नहीं पता है। तो वो सारी तरीकों को आज मैं क्लियर करूंगा और आज से ही मैं एटलस की क्लास लेकर आ रहा हूं, जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत इंप्रूव करेगी।
आइए टॉपिक पर आते हैं कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती एक विशिष्ट है, बिल्कुल सही बात है। और उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। यह भी बात है क्योंकि आपको पता होगा वाइन वगैरह जो होती है, बियर, ये सब अंगूर से बनती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन विकसित होता है क्योंकि ये रसदार फल होते हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी, शुष्क जो ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलाग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए थे, स्पेशली गेहूं के। कत्था की बात करेंगे तो खैर की लकड़ी से प्राप्त किया था, और ये वो कत्था होता है जो चूने पे लगाया जाता है, मतलब पान पे, जिसकी वजह से खाने के बाद मुंह लाल हो जाता है। मूंगफली की बात करेंगे तो गैम्बिया की प्रमुख फसल होती है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 के अनुसार घाना प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश के अंतर्गत माना जाता है। विश्व में मूंगफली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर आता है, भारत द्वितीय स्थान पर और नाइजीरिया तीसरे स्थान पर आता है। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पराग्वे की घाटी माता ग्रासो, जिसको हम लोग माटो ग्रासो भी कहते हैं, माता ग्रासो, तथा ब्राजील और उसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। सहतूत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होती है एक तरीके से, जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू बालों से तैयार की जाती है। और चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ खेती और उनके नामकरण की बात करें, जैसे फूलों की अगर आप खेती कर रहे हो तो फूल मतलब फ्लावर होते हैं, तो फ्लोरिकल्चर हो गया। फसलों की खेती कर रहे हो तो एग्रोनोमी हो गया। फलों की खेती कर रहे हो तो पोमोलॉजी हो गया। सब्जियों की खेती कर रहे हो तो ये ओलोरी कल्चर हो जाएगा, ओलेरी कल्चर हो जाएगा। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020 कहता है कि विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि कहाँ पे है, तो चीन में सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को मैडकाउ रोग ने नष्ट किया था। बीफ क्या होता है, जो गाय के मीट होते हैं उनको बीफ कहा जाता है। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2022 के 20 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में शीर्ष उत्पादक देश भारत है हमारा, फिर दूसरे पे यूएसए, तीसरे पाकिस्तान, चौथे पे चाइना है। तो भारत उत्पादन करने के साथ साथ उपभोक्ता भी सबसे बड़ा माना जाता है। और जानकारी कलेक्ट करें जरा हम यहाँ से, तो आप यहाँ पर देखोगे कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2021 के अनुसार विश्व के 3 अग्रणी मक्का उत्पादक देश कौन से हो जाएंगे, तो यूएसए हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा, फिर ब्राजील हो जाएगा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है बिकॉज यहाँ का मुख्य उत्पाद गन्ना, जिसका प्रयोग चीनी के निर्माण में होता है। और ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। ठीक है, ब्राजील में जो कहवा बागान होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देश है और प्रमुख प्राथमिक निर्यात की बात करें तो चाड में क्या निर्यात होता है, तो पेट्रोलियम निर्यात होता है। नाइजर में क्या होता है, तो यूरेनियम निर्यात होता है। रवांडा की बात करेंगे तो कॉफी को निर्यात करता है। बेनिन की बात करेंगे तो कपास को निर्यात करता है। फिर नेक्स्ट है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो मात्रा और मूल्य की दृष्टि से विश्व में चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा होता है, भारत होता है, क्योंकि भारत में चावल सबसे अधिक होता है और इतना अधिक होता है कि खाने के बाद हम बेच भी लेते हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आंकड़ों के अनुसार ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, केसर, जिसके लिए करेवा मिट्टी जरूरी होती है। भारत में जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। और यहाँ पे आर्थिक क्रिया या कृषि प्रदेश और इधर एक तरफ देश दिए हुए। जैसे अगर हम बात करें कि वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कहाँ पर होता है वाणिज्यिक स्तर पे, तो डेनमार्क में। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना। वाणिज्यिक बागानी कृषि मलेशिया। वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस में होता है। ट्रक कृषि से संबंधित क्या, साग सब्जी के उत्पादन को हम ट्रक कृषि कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 के अनुसार विश्व में कोको के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश है। शीर्ष पर जो है कि कोटे डी आइवरी है, ठीक है, दूसरा घाना है और तीसरा इंडोनेशिया है। तो ये तो था पशुपालन और पशुपालन से संबंधित जो आंकड़े थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर खनिज की बात करेंगे, क्योंकि आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी दोस्तों, और जिसके बाद हमने वैसे भी ऑलरेडी आज सुबह एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को शुरू कर दिया था, और ये एंशिएंट हिस्ट्री मुश्किल से 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को भी शुरू कर लेंगे, लेकिन आज तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और कल से आपको शाम में फिजिक्स की क्लास भी देखने को मिल जाएगी, जो कि पूरी की पूरी यूपी पीसीएस पे आधारित रहेगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कोयले की, तो देखिए अवसादी या परतदार चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इंडियन ज्योग्राफी में कि आग्नेय चट्टान जो होती है दोस्तों वो मुख्य रूप से ज्वालामुखी से जलकर बनती है, इसलिए इसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता, यानी ये जीवाश्म रहित होती है। और ये पूरे विश्व की कहानी में बता रहा हूँ, केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में कहीं पर भी आपको आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलेगा। और जबकि कोयले वगैरह क्या होते हैं, जीवाश्मिक घटक होते हैं, इसलिए ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, जिसमें अवसादी चट्टानों में क्या होते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे अवसादी या परतदार चट्टानों में कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज
प्राप्त किए थे। और ये आपका कॉन्सेप्चुअल बात हो गई। कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों के उदाहरण। अब जैविक उत्पत्ति का मतलब क्या हो गया, इसमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के जीवाश्म होंगे, चाहे वो मनुष्य के हो, जानवरों के हो, पेड़ पौधे हो, पत्तियां हो, कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो जैविक तो उत्पत्ति है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, तो उसी से तो अवसादी सेल बन रही है और उसी से आपका ये कोयले और चूने पत्थर का निर्माण हो रहा है। कोयला, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस, इन्हें जीवाश्मिक फ्यूल कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म की प्राप्ति जहां पे होगी इसलिए। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आग्नेय चट्टानों में कोयले की प्राप्ति होगी, तो हम कहेंगे नहीं। क्या गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना जो चट्टान है, क्या वो आग्नेय चट्टान है? हम कहेंगे नहीं, वो अवसादी चट्टान है, क्योंकि गोंडवाना अगर आग्नेय होती तो वहां कोयला नहीं मिलता। डोनबास की बात करें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ का है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि डोनबास से संबंधित शायद इस बार आरओ के एग्जाम में आया था। आगे देख लो, इसे देखो, कोयले के कुछ क्षेत्र हैं, इनको याद रख लो। जैसे डोनेट्स होते हैं, ये यूक्रेन का सबसे फेमस क्षेत्र है। कुजनेट्स की बात करेंगे तो ये रूस का है। लंका शहर की बात करेंगे तो यूके का है। और सार की बात करेंगे तो जर्मनी का। बहुत सारे लोग लंका को क्या करते हैं, श्रीलंका से जोड़ देते हैं। लंका शहर आपका यूके में है और ये सभी कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम स्तर पे आता है, यूएसए सेकंड और भारत थर्ड नंबर पे आता है। फिर आगे देखते हैं, 2020 के अंत तक एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले की प्रमाणित भंडार में यूएसए का प्रथम स्थान था, चीन का सेकंड और भारत का थर्ड, और आज भी यही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि भंडार दोस्तों रोज रोज बदलते तो नहीं है ना। भंडार तो करोड़ों वर्ष पहले जो है कि इकट्ठे हो चुके हैं, जो जमा हो चुके हैं, बस वही तो है। और भंडारों की जहां जहां खोज होती है उन्हीं के आधार पर ये आंकड़े बताए जाते हैं। तो जो भंडार है वो लगभग 10-12 साल में एक आध बार बदलते हैं। रूर की बात करेंगे तो जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक नदी है और इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिसे रूर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए भारत में भी जो है कि झारखंड को रूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रमुख रूप से कोयला पाया जाता है। रुकवा झील की बात करें तो तंजानिया में आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की यहाँ से प्राप्ति होती है। रूर घाटी, सार बेसिन एवं अचेन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र है, जबकि लॉरेन बेसिन फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। याद होगा आपको, यूपी पीसीएस ने पिछली बार मलेशिया से संबंधित कोई एक प्रश्न पूछा था, ऐसे वहां की जो है कि किसी क्षेत्र को लेकर खनिज से रिलेटेड। तो रूर घाटी याद रख लो, सार बेसिन याद रख लो, अचेन बेसिन याद रख लो, ये तीनों जर्मनी के कोयला भंडार है। जबकि लॉरेन बेसिन ये कई बार पूछा जाता है, जैसे रूर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट रूप से, वैसे लॉरेन पूछा था और ये फ्रांस का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली। अब लॉ एस की बात करेंगे तो पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसलिए लोहा क्या होता है, चुंबक की तरह गुण, चुंबक के गुणों की तरह कार्य करता है और इसीलिए पृथ्वी पे कुछ भी आप फेंकोगे वो अपनी नीचे ओर खींचेगा। और इसके पश्चात क्रमशः निकेल और एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि नीफे, नीफे का मतलब होता है निकेल और फेरस, फेरस मतलब एफे मतलब लोहा। तो लोहा, निकेल, एल्यूमिनियम, इनकी मात्रा ज्यादा होती है। हालांकि पृथ्वी की जो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो धातु होती है वो एल्यूमिनियम होती है, सेकंड नंबर पे लोहा होती है। भूपर्पटी का मतलब होता है जिसपे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, यानी कि जिस भूपर्पटी पर रहते हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी के आंतरिक परत की बात करें, कोर की बात करेंगे, तो वहां पे सबसे अधिक मात्रा में लोहा मिलेगा। लेकिन अब ऊपर की भूपर्पटी की बात करें तो एल्यूमिनियम पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका लोहा आएगा। वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2016-20 के अनुसार 2020 में लौह अयस्क उत्पादक में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर चीन में, फिर ब्राजील में और फिर भारत में हुआ। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए की एक मार्क्वेट श्रेणी है जो लॉ एस के खनिज के लिए विख्यात है, मार्क्वेट श्रेणी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कोयले के लिए लॉरेंस बेसिन जो क्षेत्र फ्रांस का है, रूर क्षेत्र हो गया, अचल क्षेत्र हो गया जर्मनी का। वैसे अब लॉ एस के क्षेत्र की बात करेंगे तो लॉरेन कहाँ पे है, फ्रांस में। हालांकि ये भी हो गया। मिडलैंड की बात करेंगे तो यूके, यूके में एक लंका शहर भी फेमस है। किरुना की बात करेंगे तो स्वीडन, और कोस्ताने की बात करेंगे तो कजाकिस्तान। तो ऐसे ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो याद रख लेना। अब जैसे ये पूछा था करागांडा, करागांडा कई बार पूछा गया, ठीक है। और क्रिवाई राग ये भी पूछा था, नॉर्मेंडी भी पूछा जाता है। ये तीन तो पूछे ही जाते हैं। तो करागांडा कजाकिस्तान में, क्रिवाई आपका यूक्रेन में और नॉर्मंडी आपका फ्रांस में। हालांकि पाइरेनीज भी जो है कि फ्रांस में है, क्योंकि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर ये एक पहाड़ है और इसमें भी बहुत सारे लौह खनिज देखने को मिलते हैं। फिर आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क भंडार के लिए फेमस है, और जबकि अपलेशियन जो क्षेत्र है वो कोयला भंडार के लिए फेमस है, क्योंकि अपलेशियन जो होता है वो पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है। रस्ट बाउल की बात करें या रस्ट बेल्ट की बात करें, ये यूएसए का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला सबसे आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश भी आते हैं और पिट्सबर्ग प्रदेश भी आदि शामिल होते हैं, क्योंकि पिट्सबर्ग जो है कि लौह इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका के वृहद झील यानी कि ग्रेट लेक्स प्रदेश में कोयला, लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में इस्पात व इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है। अतः इस क्षेत्र में इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग क्या है, सर्वाधिक विकसित मानी जाती है।
अब चलते हैं हम तांबे की तरफ जरा बात कर लेते हैं। तो तांबे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के दिए गए वर्ष में 2020 में आंकड़ों के अनुसार विश्व में तांबा के 3 प्रमुख उत्पादक देश हैं, जैसे कि चिली सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर पेरू और फिर चीन आता है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में वृहद पोर्फेरी तांबा निक्षेप मिलते हैं यहाँ पे, और उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण तांबा खान चिक्विकमाटा इन्हीं निक्षेपों में स्थित है। हालांकि ये जिस एरिया में है चिली के, वो आपका मिलेगा कहाँ पे मिल सकता है, मकर रेखा के आसपास का वो क्षेत्र देखने को मिलेगा। फिर इसी में हम देखें जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है, और जाम्बिया से लेकर कटंगा तक एक लंबी तांबा पट्टी पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर बेल्ट कहाँ पाई जाती है, जाम्बिया से कटंगा तक, और ये साउथ मतलब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे इंपॉर्टेंट पट्टी होती है। फिर आगे देखें, इसकी आर्थिक प्रगति न होने के पीछे समुद्री बंदरगाह नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है कि प्रगति नहीं हो पा रही, नहीं तो जाम्बिया बहुत आगे हो जाता। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में, चूंकि कमाटा चिली तांबा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब सोने की बात करें तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 और वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 के आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें तो विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहां पे होता है, चीन में होता है, और सेकंड नंबर पे कहां पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, थर्ड नंबर पे रूस और फोर्थ नंबर पे यूएसए। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है, यानी कि भंडार के रूप में। 2 प्रसिद्ध खाने यहाँ की फेमस है, कालगुरली और कुलगाड़ी। ध्यान देना, ये दोनों खाने कई बार पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो सोने के खनन से संबंधित है। और दूसरी बात, ये कहां पर पाई जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है, माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए, स्वर्ण खनन हेतु, जो कि साउथ अफ्रीका का पार्ट है। स्विट्जरलैंड भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है, यानी कि सबसे अधिक हमारे यहाँ जो सोना आता है वो स्विट्जरलैंड से आता है। चांदी की बात करेंगे तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार 2020 में विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश था मैक्सिको, और आज भी मैक्सिको, ऐसा नहीं कि बदल गया, आज भी मैक्सिको है। जर्मन जो है या जर्मनी सिल्वर एक धातु, मतलब जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें लगभग 60% कॉपर, 20% यसद और 20% निकेल है। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि एल्यूमिनियम की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको बॉक्साइट की खोज करनी पड़ेगी। जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सभी लोहे के अयस्क हैं, जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट उत्तम क्वालिटी के माने जाते हैं। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार अगर हम कहें तो एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश कौन से, चीन पहले नंबर पे है, और रूस सेकंड नंबर पे है, भारत थर्ड नंबर पे है, कनाडा फोर्थ नंबर पे, और यूएसए 5 नंबर पे है। अब टीन की बात करते हैं। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है, और ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक करने वाले देश चीन पहले नंबर पे, इंडोनेशिया सेकंड, म्यांमार थर्ड और पेरू फोर्थ नंबर पे आता है। आगे देखते हैं यहां पर कि मलेशिया में जो किंटा घाटी, हाँ यही जो है कि आपका यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया था, देखिए बिल्कुल सेम पूछा गया था, टीन उत्पादन के लिए फेमस है। तो आगे चलते हैं, हम लोग जरा पेट्रोलियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पेट्रोलियम में क्या है कि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के अनुसार शीर्ष 5 पेट्रोलियम कच्चा उत्पादक देशों में सबसे पहले यूएसए होता है, फिर सऊदी अरब होता है, फिर रूस होता है, फिर कनाडा होता है, फिर इराक होता है। तो पेट्रोलियम का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, यूएसए में, और उसके बाद सऊदी अरब में, जबकि ये क्रूड ऑयल के रूप में है। इसकी बात का ध्यान रखना कि ये क्रूड ऑयल के रूप में है। अलास्का की बात करेंगे अगर हम, तो यूएसए का ये तेल उत्पादक राज्य के रूप में माना जाता है ऑयल प्रोडक्शन के लिए। फिर इसी प्रकार से इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 कहती है कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में जैसे सऊदी अरब है, इराक है, यूएई है, ईरान है, और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया। कौन सा देश होगा, इंडोनेशिया। भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित जो भंडार होते हैं वो वेनेजुएला में स्थित पाए गए। कहाँ पे, भंडार के रूप में वेनेजुएला, जबकि प्रोडक्शन में यूएसए सबसे अधिक है। और वेनेजुएला में कच्चे विश्व का लगभग 19.62% कच्चे तेल का भंडार है। गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता आपका यूएसए है। ब्रेंट कच्चा तेल, यानी कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, ये कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरण में सबसे बड़ा होता है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट लाइट क्रूड और ओसेबर्ग, एफिक्स, ये फोर्टिस वगैरह ये सारी चीज शामिल है। इसी तरीके से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन के नाम से संबोधित किया जाता है। रास तनूरा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे, ये तो सऊदी अरब में रास तनूरा। म्यांमार का पोगू योमा क्षेत्र, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये किस खनिज के लिए फेमस है, तो खनिज तेल के लिए फेमस है।
आगे यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ध्यान देना, प्रोडक्शन सबसे अधिक कजाकिस्तान में हो रहा है और सेकंड पे नामीबिया, थर्ड पे कनाडा आता है। अगर हम बात करें विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहां पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में भंडार है, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा कनाडा। लेकिन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कजाकिस्तान सबसे एक नंबर पे चलता है। ठीक है, और यहाँ पे ओलंपिक डैम खान करके एक यहाँ पे मिनरल मतलब कि यूरेनियम का भंडार है, वो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में होता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सास्कचेवा में आयाबस्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित माना जाता है। अब यहाँ पे हम रेडियम की बात करें तो रेडियम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर हम चलते हैं उन टॉपिक की तरफ जहां से मल्टीपल टाइम आपके प्रश्न बन जाते हैं, जो आपको यूपीपीसीएस में 2024 के एग्जाम्स में यहाँ से देखने को एक प्रश्न जरूर मिलेगा, क्योंकि मिक्स करके जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो वो जरूर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको देखने चाहिए वो प्रश्न। तो जरा एक साथ मिलान करने के लिए जब पूछा जाता है तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय सीबेड खोज और खनन का लाइसेंस संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है, जो सीबेड होती है। 2014 में भारत, ब्राजील, सिंगापुर आदि देशों की सार्वजनिक और निजी कंपनियों को इस संस्था ने लाइसेंस प्रदान कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र के अधः स्थल पर अधिक मात्रा में दुर्लभ मृदा खनिज के रूप में ये प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबर्ग, ध्यान देना पोस्ट मासबर्ग, पीटर्सबर्ग नहीं करना, पोस्ट मासबर्ग और समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज खनिज के प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है। कपूर की बात करेंगे तो कपूर ये वाष्पशील वनस्पतिक द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? वनस्पतिक द्रव्य। चीनी अथवा जापानी कपूर लॉरेंसी कुल के सिनामोसस कोफेरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कपूर कैसा हो गया? एक वनस्पतिक द्रव्य हो गया। और लौह धातुओं से तात्पर्य क्या होता है? उन धातुएं या मिश्र धातुओं से होता है जिनमें लोहे की मात्रा न के बराबर होती है। प्रमुख अलौह धातुएं कौन सी होती है? तो एल्यूमिनियम होता है, तांबा होता है, सीसा होता है, निकेल होता है, टिन होता है, टाइटेनियम होता है, जिंक होता है, जस्ता होता है। तो ये सभी जो प्रमुख धातुएं हैं जिनमें लोहे की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी कि न के बराबर होती है। अब आ जाओ कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, जैसे खनिज हो गया और उत्पादक क्षेत्र हो गया। तो अगर हम कोयले की बात करें तो कारागांडा बेसिन हो गया, सोना की बात करेंगे तो हाई वेल्ड हो गया, लौह अयस्क की बात करेंगे तो क्रिवॉय राग हो गया, और खनिज तेल की बात करेंगे तो सांजाक्विन घाटी हो गई। ठीक है, सांजाक्विन घाटी। तो कारागांडा बेसिन मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, क्रिवॉय रॉक भी बताया था यूक्रेन का। तो ये सब आपसे पूछा जाता है बार बार, तो याद रख लेना इसको। खनिज तेल से संबंधित है वेनेजुला, तांबा से संबंधित है जैम्बिया, क्योंकि यहाँ पे तांबा की पट्टी भी पाई जाती है, ठीक है, कटंगा तक, लेकिन बंदरगाह ना होने की वजह से डेवलप नहीं हो पाया। मैग्नीज की बात करेंगे तो गैबल हो गया, बॉक्साइट की बात करेंगे तो गोयाना हो गया। क्षेत्र और खनिजों की बात करें, क्षेत्र और खनिजों की, तो डॉनबास बेसिन मैंने आपको बताया तो कोयला से संबंधित है, मेसाबी रेंज आपकी लौह अयस्क से संबंधित है, मोसुल रेंज की बात करेंगे खनिज तेल से, और ट्रांसवाल की बात करेंगे तो ये सोने से संबंधित है। हालांकि ये सारे लोकेशन मैं आपको मैपिंग में बताऊंगा कि किन किन देशों से संबंधित है। खनिज तेल की बात करेंगे तो ये बाकू है, अजरबैजान की राजधानी, और यूरेनियम की बात करेंगे तो पोर्ट रेडियम हो गया, तांबा की बात करेंगे तो विंगम और एरिजोना क्षेत्र इनसे संबंधित है। फिर यहाँ पे कुछ क्षेत्र खनिज जैसे कि किम्बरले की खान जो है कि हीरा। अब ये बताइएगा ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका, इसमें जो है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, तो जरा कमेंट करके बताना। और यहाँ पे आप देखोगे विटवार्सडेन ये सोने के लिए है, कटंगा तांबे के लिए है, सार कोयला के लिए है, वुड चांदी के लिए है। तो ये सभी कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के आंकड़ों के अनुसार 2020 में टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन था? चीन था। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार प्रकाशित इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार हीरा उत्पादक देशों की स्थिति रूस, बोत्सवाना और कनाडा इस तरीके से है। फिर यहाँ पे हम आगे पॉइंट पे देखेंगे, नेक्स्ट है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम में आती है। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चिली में सबसे अधिक आयोडीन और दूसरे पे जापान आता है। खनिज की बात करेंगे और देश, जैसे चांदी के लिए मैक्सिको है, अभ्रक के लिए भारत है, लौह अयस्क के लिए रूसी संघ है, तांबा के लिए चिली है। तो ये कुछ प्रमुख, हालांकि हमने तांबे की पट्टी जो है कि हमने जाम्बिया से कटंगा तक देखी थी, लेकिन उसका उत्पादन नहीं हो पाता, जबकि चिली उत्पादन भी करता है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। तांबे का जो अयस्क होता है क्यूप्राइट होता है। जस्ता का कैलामाइन होता है। लोहे का हेमेटाइट होता है या हेमटेट होता है। 2020 के अनुसार DR कांगो यानी डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो अफ्रीका में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक माना गया था 2020 के अनुसार। अब यहाँ पे कुछ नगर और उद्योग से संबंधित है, जैसे लौह अयस्क के केंद्र। अगर हैमिल्टन की बात करेंगे जो कि लौह अयस्क का केंद्र, ये आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। बर्मिंघम की बात करेंगे तो ये यूके में देखने को मिलेगा। एसन की बात करेंगे तो जर्मनी में हो जाएगा, और अंसन की बात करेंगे तो चीन में हो जाएगा। और ये सभी प्रमुख लौह अयस्क केंद्र हैं। अब यहाँ पे केंद्र और यहाँ पे उद्योगों की बात की जा रही है, जैसे पिट्सबर्ग लोहे का लिए फेमस होता है, लोहा और इस्पात यानी USA में। संघाई
शंघाई की बात करेंगे चीन के, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। डुंडी की बात करेंगे यूके के जूट वस्त्र उद्योग। लेनिनग्राड की बात करेंगे रूस में पोत निर्माण से संबंधित है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है ये क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्र और उद्योग, तो नागोया जो आपका जापान के लिए फेमस है, ये आपके सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल्स के लिए। सलेम की बात करेंगे तो लौ और इस्पात तमिलनाडु में। लॉस एंजलिस की बात करेंगे हवाई जहाज के लिए। आबादान की बात करेंगे तो तेल शोधन के लिए प्रमुख है। डेट्रॉइट की बात करें जो कि कनाडा के अंतर्गत आएगा, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है। मैग्नीटो गोर्स की बात करेंगे तो लोहा इस्पात। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का सोना खनन। ओसाका की बात करेंगे जापान की, तो वस्त्र उद्योग से संबंधित हो जाएगा। योकोहामा की बात करेंगे तो ये भी जापान का ही है, पोत निर्माण के लिए। ह्यूस्टन की बात करेंगे तो ये तेल और प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। हवाना यानी क्यूबा की बात करेंगे तो सिगार के लिए। और मिलान की बात करेंगे इटली के, तो ये रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। वहीं मास्को रूस का पोत निर्माण के लिए। सेफील्ड कटलरी के लिए। ओटावा की बात करेंगे तो ये कागज के लिए फेमस है, ओटावा। पोत निर्माण केंद्र की बात करेंगे यूएसए में कौन कौन से पोत निर्माण केंद्र यानी कि जो पानी के जहाज बनाते हैं, तो ह्यूस्टन की बात करेंगे टेक्सास हो जाएगा। स्पैरोस पॉइंट की बात करेंगे मैरीलैंड। न्यू ऑरलियंस की बात करेंगे लुइजियाना में हो जाएगा। कैमडेन की बात करेंगे तो काउंटी में हो जाएगा। अब यहाँ पे कोयला क्षेत्र और देश, जैसे कुजबास कोयला क्षेत्र रूस में है। रेड बेसिन आपका चाइना में। ब्रिस्टल आपका यूके में। और न्यू साउथ वेल्स की बात करेंगे तो ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। और ये सभी प्रमुख कोयला क्षेत्र भी माने जाते हैं। अब यहाँ पे हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो किनकी की बात करें तो ये जापान से संबंधित है। कैंटन की बात करेंगे चीन से। लॉरेन क्षेत्र मैंने फ्रांस बताया था। और बेलो हॉरिजॉन्टले की बात करेंगे तो ये आपका ब्राजील से संबंधित है। तो यहाँ पे दो आपको याद रखना, लॉरेन और बेलो हॉरिजॉन्टले। फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्विटलैंड की बात करें, क्विटलैंड की, तो ये लोहा व इस्पात के लिए फेमस है। फिलाडेल्फिया की बात करेंगे तो पोत निर्माण के लिए फेमस है। तो ये सारे प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपको केवल और केवल रटना है और कुछ नहीं करना है। लंकासायर जो कि यूके में है, काउंटी समेत है। रूस का रूहर जर्मनी के लिए है, और मतलब रूर। कैहिन की बात करेंगे जापान में, और दक्षिण अपलेशन की बात करेंगे तो यूएसए में। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश आपका जर्मनी से समेत है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 के अनुसार ऊन उत्पादन में चीनी प्रथम स्थान पे है, और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे न्यूजीलैंड आता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि वूपरताल जो होता है वो ऊनी वस्त्र के उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है, जर्मनी में है। और बेडफोर्ड की बात करें तो इंग्लैंड में है। और पेट्रो इटली की बात करें तो पेट्रो इटली में स्थित है। फुटलोज उद्योग जैसे सॉफ्टवेयर हो गया। चीनी का कटोरा क्यूबा कहते हैं। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश ये बेल्जियम तथा फ्रांस को कहा जाता है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र आपका ये यूएसए में। और स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूके में है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि गन्ने की खोई को, ध्यान देना, गन्ने की खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, तथा गन्ने के रस के फर्मेंटेशन द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। और ये वही चीज है, जैसे गन्ने के रस से जो सीरा निकलता है उसी से बात हो रही है इथेनॉल के प्रोडक्शन की। कागज की लुगदी बनाने हेतु पॉपुलर नामक काष्ठी कच्चा पदार्थ जो है कि प्रयुक्त किया जाता है, यानी काष्ठ का जो पेड़ होता है, पॉपुलर का पेड़, उसी का प्रयोग किया जाता है कागज की लुगदी बनाने के लिए। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020 के अनुसार कागज के लिए लुगदी यानी कि पॉपुलर पेपर उत्पादन में देशों की हिस्सेदारी शीर्ष 5 देश में है, जैसे यूएसए में है, ब्राजील में है, कनाडा में है, चीन में है और स्वीडन में है। तो ये ध्यान देना इसको। फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा शीशम ये प्रमुख होते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे अपने भारत में भी आपको सागौन मिलेगा सबसे अधिक, कहाँ पे, एमपी में मिल जाएगा। नीम, साल, शीशम इन सभी के मिलते हैं पेड़। फिर यहाँ पे जापान की बात करेंगे तो लोहे व कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है यहाँ पर, और इसको ये आयात करते हैं। मुख्य रूप से लोहे और कोयले को कौन आयात करता है? जापान आयात करता है। किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है? तो जापान में है। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर। उत्तरी क्यूशु क्षेत्र सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण के उद्योग में प्रमुख है, और लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, धातु के व्यापार का। फिर यहाँ पे उद्योग और स्थान की बात करेंगे तो कागज ओंटारियो में फेमस है, कनाडा के में। रासायनिक की बात करें टेक्सास हो जाएगा। मोटर कार की बात करें नगोया हो जाएगा। लौ एस्क भंडार की बात करेंगे तो गोरनाया सेरिया रूस में हो जाएगा। उमलैंड की बात करेंगे तो इस शब्द का क्या अर्थ है? एक शहर के आसपास के क्षेत्र को ही हम लोग उमलैंड कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट प्रश्न है, एबरडीन। एबरडीन को प्राय यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपका अब जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ ही हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसी में एक नए सेक्शन को शुरू कर रहे हैं दोस्तों, मैपिंग को। ठीक है, तो मैपिंग कौन सी होगी? वो एटलस की होगी, बाकायदा जो है कि बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी एटलस की मैपिंग में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, चैनल पे पहली बार हो तो उसे फॉलो कर लेना। और अगर आप भी इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है कि
की इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है, वहां से भी ले सकते हो, या फिर आप नीचे दिए गए वीडियो के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहां से आप परचेस कर सकते हो, बाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।